हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी। आज अपने देखने वाले हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, स्पेशली फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स, फॉर द सीए स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स के भी टॉपिक आता है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपने कंप्लीट इस टॉपिक को क्या है करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। स्पेशली हम कंप्लीट का कंप्लीट रिवीजन ही करने वाले हैं। सो एक एक टॉपिक को ध्यान से समझते चले जाइएगा और कंप्लीट नोट्स आपके सामने तैयार हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है वो सीएमए फाइनलिस्ट और इन सब स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, तो 5% ये कवर करता है फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स। और अगर मैं बात करता हूँ अन्य सभी स्टूडेंट्स के लिए, सीएस के लिए, तो स्पेशली उसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और मोटिव क्या है? अगर मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की बात करूं बेसिकली, तो इसका मतलब होता है कि एक प्रकार से कन्वर्जन करना। किसका कन्वर्जन करना? कि ये कन्वर्जन करता है ब्लैक मनी का व्हाइट मनी के अंदर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मनी यानी कि काला धन जिसके ऊपर उसने टैक्स नहीं चुकाया है और उस मनी को अगर वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है, या फिर मैं बोलूं कि 2 नंबर पैसे को, 2 नंबर का जो मनी है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू नंबर 1 मनी में, या फिर कोई भी व्यक्ति टेंटेड मनी को अनटेंटेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीनों ही सिचुएशन जो होती है, बेसिकली इसको अपने कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इसको रोकने के लिए ये एक्ट बना है जिसका नाम क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके, इसका नाम क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना है, इसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। वो सब चीजें अपने आप समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि जिसका नाम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ध्यान से समझते जाइएगा, अपने इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, एनी प्रोसेस और एनी एक्टिविटी बाय पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज बाय नोइंगली, जानबूझकर, इन द पार्टी एक्चुअली इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस कनेक्टिव टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। यानी कि कोई भी व्यक्ति को ये बात पता है कि मैं जो भी मैंने इनकम कमाई है, ये मैंने इस तरीके से इनकम कमाई है जो मैं शो नहीं करना चाह रहा हूँ, या उस व्यक्ति ने कैश में कोई इनकम कमाई है जिसको वो आगे शो नहीं कर रहा है और जिसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा है, वो इनकम को क्या कहा जाता है? एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की इनकम कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी पूरी प्रोसेस को जानूं कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस क्या होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है प्लेसमेंट का। किसका आता है? प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने जो इनकम है वो इनकम को कमाया है। ठीक है, इनकम कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? कमा रहा है और उस इनकम को किसी एक अकाउंट में पुट कर रखा है, एक अकाउंट में पुट किया हुआ है। ठीक है, और उस अकाउंट से वो क्या कर रहा है? दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहा है, अलग अलग अकाउंट्स में क्या कर रहा है? मनी को ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उसकी क्या हो सके? सेकेंड स्टेप लेयरिंग हो सके। ठीक है, और जब उसकी लेयरिंग हो जाती है, जब अलग अलग अकाउंट में वो पैसा चला जाता है, तो उसके बाद वो व्यक्ति उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में यूज करने लग जाता है, जैसे उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेना या फिर अलग अलग प्रकार से उसको यूज करना, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, जब भी कोई प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, अलग अलग पैसे को, जैसे पैसों का घर खरीद लिया या पैसों का कोई और चीज खरीद ली, कोई गाड़ी खरीद ली, कोई असेट खरीद लिया, कैश देकर गोल्ड खरीद लिया, तो ये जो चीजें हो रही है, ये क्या स्टेप हो गया? ये हो गया इंटीग्रेशन, जहां से उस मनी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जो पैसा कहां से घूम कर आया है और किस किस के अकाउंट में गया है। ये लेयरिंग हो गया, उस लेयरिंग से हमने क्या किया? इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ ऑफेंस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस। ओके, तो प्रोसीड टू क्राइम का अर्थ क्या होता है? कि कोई भी प्रॉपर्टी जो ड्राइव होती है, जिसका कंक्लूसिव क्या निकलता है? कि जो कि स्केड्यूल ऑफेंस के अंदर आता है। स्केड्यूल ऑफेंस यानी कि जो भी ऑफेंस डिफाइन किया गया है अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है स्केड्यूल, वो स्केड्यूल के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि कंसीलमेंट करना, पोजीशन लेना असेट्स का, असेट्स को एक्यूज करना, यानी कि
असेट को क्या करना, एक तरीके से एसेट को पकड़ लेना ताकि वो क्या हो सके, प्रॉपर्टी अनटेंटेड हो सके, वो प्रॉपर्टी एक तरीके से नंबर 1 प्रॉपर्टी हो सके, व्हाइट मनी हो सके। हम एक प्रॉपर्टी को इस तरीके से पकड़ते हैं, इस तरीके से उसको यूज करते हैं ताकि पकड़ में ना आए कि वो 2 नंबर का पैसा है या 1 नंबर का पैसा है, यानी कि उसको 1 नंबर का बनाकर ही हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को शो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अनटेंटेड मनी। क्या आपको चीज समझ में आई? बेसिकली प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे मैं आपको उसका मतलब समझाना चाहता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो प्रॉपर्टी हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी हो या फिर कोई भी प्रकार की इनटेंजिबल हो, या फिर हम बोले चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, या मूवेबल भी हो या फिर इमूवेबल हो, कोई भी प्रकार की जो है प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, या फिर वी कैन से और एनी इंटरेस्ट और राइट्स इन अ प्रॉपर्टी वेयर एवर इज लोकेटेड। कोई भी प्रॉपर्टी कहीं पर भी सिचुएटेड हो, उसके अंदर अगर आपका अधिकार है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो वो सभी के सभी चीजें क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी कहलाएगी। और अगर वो इलीगल तरीके से है तब अपने इसको क्या बोलेंगे कि वो एक प्रकार की अनटेंटेड मनी है, वो एक प्रकार की टेंटेड मनी है, वो एक प्रकार की क्या है, टेंटेड मनी है। और टेंटेड मनी का मतलब क्या होता है, काला धन, एक तरीके से काला धन। जैसे कई लोग ये है, ये कहते हैं कि सबने क्या किया है, स्विस बैंक में अकाउंट अपना ओपन कर लिया है और सारा का सारा पैसा वहां पर आउट ऑफ इंडिया भेज दिया है। तो जो पैसा आउट ऑफ इंडिया भेज दिया गया है वो भारत में लाएं कैसे, ठीक है, तो उसको भारत में लाना ही तो सबसे बड़ी बात है। और अगर वो भारत के अंदर आता है तो भारत की ग्रोथ होगी, इसीलिए तो इतने सारे टैक्सेस लग रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो पैसा आ जाए तो हमारे टैक्सेस भी क्या हो जाएं, कम हो जाएं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका बेसिक नेचर क्या होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट मोड अपनाते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे लेयरिंग हो, अलग अलग खातों में दे देना। जैसे जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के टाइम यही तो सिचुएशन थी कि लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग अकाउंट में क्या डाल रहे थे, पैसा डाल रहे थे, है ना, अलग अलग अकाउंट में क्या डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं। तो जब वो अलग अलग अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, डेफिनेटली उनकी जो ब्लैक मनी है वो कन्वर्ट होती चली जा रही है व्हाइट मनी के अंदर, ठीक है। तो उसी को कहते हैं टेंटेड मनी, यानी कि गलत धन को अनटेंटेड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इंडिया के अंदर इस मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बेसिकली दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सबसे पहला नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और दूसरी जो है उसका नाम क्या है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये दो बेसिकली क्या करती है, इसके ऊपर काम करती है। अगर मैं बात करता हूं एक्ट की, तो एक्ट जो 2003 के अंदर क्या किया गया था, पास किया गया था, और इसके जो रूल्स थे वो एनफोर्स हुए थे 1 जुलाई 2005 के अंदर। ये एक्ट होल ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, एप्लीकेबल है। साथ ही साथ इसके अंदर 75 सेक्शंस हैं और 1 इसका क्या है, स्केड्यूल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं स्केड्यूल ऑफेंसेस की, तो कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो स्केड्यूल ऑफेंसेस, स्केड्यूल के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस लिखे गए हैं। तो इस स्केड्यूल के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, पार्ट बी ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो पार्ट ए है वो तो बताता है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कि आईपीसी 1860 के अंदर या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर हुआ है। और पार्ट ए का पैरा 2 क्या बोलता है, कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स का ऑफेंस हो या फिर स्यूट्रोफिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का ऑफेंस हो, ये जो होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, ऑफेंसेस कहलाते हैं एज पर द शेड्यूल। लेकिन अगर मैं पेनल्टीज की बात करूंगा अभी नीचे, लेकिन उससे पहले एक बार अपने पार्ट बी का ऑफेंस देख लेते हैं। ऐसा ऑफेंस जो कि किया गया है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा है। और अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की बात करें, वो उसने किया है, बेसिकली इसकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो 50 लाख रुपीस तक की है, जो अपने अभी देखेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने ऐसा ऑफेंस कर दिया है तब उस केस के अंदर अपने क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति लाइबल हो गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, यानी उसको जवाब देना पड़ेगा कि उसने ये ऑफेंस क्यों किया, ये पैसा कहां से आया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन 4 की, जिसके अंदर बात करते हैं पेनल्टी अंडर दिस एक्ट,
अगर कोई पनिशमेंट पैरा 2 पार्ट ए की बात कर रहा हूं, नार्कोटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये इसमें जाता है तो उसको 3 साल की इंप्रिजनमेंट और मैक्सिमम 7 साल तक का लग सकता है, इंप्रिजनमेंट जेल हो सकती है। लेकिन अगर फाइन की बात करें तो 5 लाख तक का फाइन। वहीं पे पार्ट बी की बात करें, पैरा 2 की बात करें पार्ट ए की, तो उसमें 3 से 10 साल का है और बाकी फाइन 5 लाख तक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या लगता है इनके अंदर ऑफेंस लग जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि हमें जितना हो सके मनी लॉन्ड्रिंग से प्रिवेंट करना है हमारी इंडिया को। ठीक है, इसका ओब्लिगेशन अगर मैं बात करता हूं, ओब्लिगेशन कि बैंक और एफआईज के पास क्या, इंटरमीडिएट्स के पास क्या ओब्लिगेशन है कि हम इस चीज को पकड़ सके कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो सबसे पहले उसे मेंटेन करना पड़ेगा सभी ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर कोई एंट्री सीरीज में हो रही है या फिर सिंगल एंट्री हो रही है, सीरीज यानी कि 1 मंथ के अंदर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एंट्रीज कर रहा है, तब उसे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा और 10 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर 10 लाख रुपए की एंट्री कर दी या 1 मंथ के अंदर कंटिन्यू ट्रांजेक्शन एक ही व्यक्ति को किए जा रहा है और वो 10 लाख तक हो गई है, तो उस व्यक्ति को क्या इंटीमेट करना पड़ता है, आगे डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ता है, प्रिंसिपल को, अथॉरिटी को इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई जो भी इस बैंक का प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर कि उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अबाउट द कैश और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन टू द अथॉरिटी। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कि डायरेक्टर और बैंक का ये जिम्मेवारी है कि वो फर्निश करे इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर अथॉरिटी और साथ ही साथ वेरीफाई करती रहे, मेंटेन करती रहे रिकॉर्ड अपने क्लाइंट्स का फॉर द केवाईसी पर्पस। तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो ये काम करे। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, जब ये काम वो करेगी तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, वो प्रोसीजर अपने समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये चीज को समझते हैं कि किस प्रकार से कैश ट्रांजेक्शंस हो सकती है। तो 2005 के अंदर ये रूल आया था जो रिवाइज कर दिया गया 2023 में। एवरी रिपोर्टिंग एंटाइटल टू बी मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या होगा, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख से ज्यादा है और फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। सभी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन 10 लाख पर मंथ, सभी ट्रांजेक्शन जो 10 लाख या इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी है उनको, सभी ट्रांजेक्शन जो काउंटरफिट करेंसी यानी करेंसी को कन्वर्टेबल करने की कोई बात आती है उनको, सभी प्रकार की सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जो कैश में हो या डिपॉजिट्स के अंदर हो, विड्रॉ के अंदर हो, अकाउंट क्रेडिट डेबिट नॉन मॉनेटरी अकाउंट सच एज डीमैट अकाउंट या फिर लोन एडवांसेस, कुछ भी ऐसा हो तो उसे, जैसे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ट्रांजेक्शन इसमें कर रहा हो, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर कोई क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर अगर कर रहा है मोर देन 5 लाख रुपीज इट्स इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी, तो उसे डेस्टिनेशन कहां से, वेयर आइदर ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इज इन इंडिया, कहां पे उसका इंडिया के अंदर डेस्टिनेशन हुआ है फंड का, वो देखना पड़ेगा। कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर उसने परचेज और सेल किया है तो 50 लाख और मोर दे आर रजिस्टर्ड टू बी द रिपोर्टिंग एंटिटी एज द केस में बी। तो उसे 50 लाख रुपीस की अगर उसने कोई एंट्री करी है तो भी बैंक को क्या होना चाहिए, उस केस में चकित हो जाना चाहिए और उसको ये बात आगे इन्फॉर्म कर देनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफिसर जो होगा रिपोर्ट करेगा और ये रिपोर्ट किसको देगा, हर मंथ, एवरी मंथ टू द डायरेक्टर बाय 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। अगले महीने की 15 दिन के अंदर अंदर किसको दे देगा, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को दे देगा। एवरी एंटिटी, जो भी एंटिटी आइडेंटिफाई करती है अपने क्लाइंट को, डिटेल करती है, उनका स्टेटस करेगी, तो उनकी रिपोर्टिंग केवाईसी हो जानी चाहिए विद इन 10 डेज इलेक्ट्रॉनिकली इन सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, यानी कि सी केवाईसी इनकी हो जानी चाहिए, जो कि कौन करेगा, केआरए करता है, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री सेंटर। ठीक है, केआरए अथॉरिटी करती है। ठीक है, जो भी रिपोर्टिंग रहेगा रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि भाई हमारी जो थर्ड पार्टी है उससे किस तरीके से डील चल रही है, और सच कैटेगरी क्लाइंट रिक्वायर्ड टू फाइल डॉक्यूमेंट विल वेरी, और एंटिटी को क्या कराना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस टाइमली करवाना पड़ेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां तक ही जो इसका बेसिक्स है वो इतना ही आसान है। अपने आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता लगा कि उनको 15 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, और
अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, 15 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर प्रोसीजर क्या रहेगा रिगार्डिंग द सीजिंग और रिटेंशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई अथॉरिटी ये काम कर लेती है तो इसके अंदर प्रोसीजर क्या है कि सबसे ऊपर होते हैं डायरेक्टर्स, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंचार्ज। जो भी ये सब अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट और डायरेक्टर मिलकर जो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए किसी पर्सन को चाहिए उसको क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि डिप्यूटी डायरेक्टर जो है वो डिप्यूटी डायरेक्टर जो है व्हेन दे हैव रीजन टू बिलीव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, 180 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे, सीज कर देंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आई है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। ठीक है, सिर्फ उसी व्यक्ति के 180 डेज तक ही कर सकते हैं। जैसी ये सीज होती है प्रोविजनली, तो 30 डेज ऑफ द सीज इंटीमेट, वो किसको इंटीमेट करेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 30 डेज के अंदर अंदर समन इशू करेंगे उस कंसर्न पर्सन को, और उन्हें बुलाएंगे हियरिंग के लिए कि आओ भाई अंडर सेक्शन 4। आफ्टर हियरिंग उनका क्या हो जाएगा, ऑर्डर पास हो जाएगा। अगर ऑर्डर पास हो जाता है तो उनके पास 45 डेज रहेंगे, प्लस एक्सटेंशन रहेगा अगर सफिशिएंट कोज है तो, कि वो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपनी गुहार लगाए कि जो भी डिसीजन हुआ वो सही नहीं हुआ। अपील जो हो सकती है वो 26 और 25 के अंदर हो सकती है, दोनों के अंदर हो सकती है। ठीक है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो होगा वो 6 मंथ के अंदर अंदर अपील को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। वो भी क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। ऑर्डर हो सकता है कंफर्म हो, मॉडिफाई हो या फिर सेट असाइड हो। जो भी ऑर्डर रहेगा वो अपीलेट अथॉरिटी दे देगी। क्या आपको चीज समझ में आई? अपीलेट अथॉरिटी क्या दे देगी, उसके बाद फाइनल ऑर्डर दे देगी। अब मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को स्पेशल कोर्ट के अंदर जाना है तो भी एक प्रोविजन यहां पर बना हुआ है। तो यहां पे कुछ स्पेशल कोर्ट है जो कि अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कोई भी सेशन कोर्ट को, एक या एक से ज्यादा सेशन कोर्ट को क्या बना सकते हैं, स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं। और वो सभी के सभी ऑफेंसेस को क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, चाहे वो शेड्यूल ऑफेंसेस हो, चाहे वो ऑफेंसेस whose complaint made to the authority in return। ये जो ऑफेंस होंगे इसके अंदर सेक्शन 439 ऑफ द सीआरपीसी में बेल मिल सकती है। लेकिन बेल किसको मिलेगी, जो विमेन है या जिसकी एज 16 साल से कम है या फिर कोई इन्फ्रेंट पर्सन है, उनको ही बेल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस एक्ट के जो प्रोविजन है ये ओवरराइड कर देंगे सीआरपीसी को या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संचिता को, सबको क्या कर सकते हैं, ये ओवरराइड भी कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे सुना है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आपके फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो चलिए अब अपने करते हैं आपके ही मॉड्यूल के जो मॉड्यूल्स हैं उन सबके कुछ क्वेश्चंस, एंड देखते हैं कि कितना आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं केवाईसी केआरए का एक और पॉइंट 10 डेज वाला, वो ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए, every reporting entity should maintain the record of all transaction cash more than 10 lakh, all series of transaction below, नहीं below वाली तो नहीं करेंगे, all transaction receive 10 lakh or more equivalent this। तो जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है 10 लाख और मोर वो सब अपने यहां पर डील करेंगे। तो इट्स आंसर इज, एक वेट अ सेकेंड, ओके, ऑल सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस बिलो दिस पर मंथ। तो ये भी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन को भी देखना है। द आंसर इज डी। एफआईयू का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अगला पार्ट बी शेड्यूल के अंदर जो ऑफेंस होगा वो कितने का हो सकता है, आप बताइए। पार्ट बी शेड्यूल ऑफेंस इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ₹1 करोड़। ठीक है, इसके बाद एसटीआर स्टैंड फॉर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। सी, अगर बात करें केवाईसी की तो केवाईसी 10 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। आंसर इज बी। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो इंट्रोड्यूस द इलीगल फंड इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, दिस इज नोन एज प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद द केस ऑफ पीएमएलए कौन करता है, स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि सी डेजिग्नेटेड कोर्ट्स क्या है इसका, करती है। ऑल राइट,
दिस इज ऑल अबाउट इट। तो देखिए इतना ही आसान है, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो 5% यानी कि एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है जो अपना क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जो कि बैंकिंग वगैरह इसको ट्रैप करती है, वो सब क्या होती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती है। रीजनेबल ग्राउंड होता है कि देखो ये प्रोसीड टू क्राइम हो रहा है। स्पेशल कोर्ट्स के बारे में अपने देख लिया, और साथ ही साथ कोई भी स्पेशल कोर्ट हो सकती है, सेशन कोर्ट भी स्पेशल कोर्ट हो सकती है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल रहेगी उसके अंदर एक चेयरमैन होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। एक मेंबर जो कि एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर द फॉरफिट प्रॉपर्टी, और एक चेयरमैन व्यक्ति उसके अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर पीएमएलए होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो FIU इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इंडिया 2004 में जिसने सेट किया था, जो कि सेंट्रल नेशनल एजेंसी है, जिनका काम क्या रहता है कि रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना उस इंफॉर्मेशन को जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जो उसको रोक रही है, या फिर मैं बोलूं कि एक ऐसी यूनिट जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं उनका पार्ट है, ठीक है। जिनका काम क्या, इन्वेस्टिगेशन करना कि कहीं पे कोई गलत चीज हो तो नहीं रही है, जिनका काम है वेरीफाई करना क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स, जिनका काम है बेनिफिशियरी ओनर्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये इसका बेसिकली क्या है, काम रहेगा। वहीं पे फेमा में एक ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि पी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। ईडी की बेसिकली रेड पड़ती है, जो कि बाहर से फंड आता है कोई उन सब ट्रांजैक्शंस को नजर रखने के लिए, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने पूरा किया। पार्ट बी के अंदर 1 करोड़ की जो लिमिट है वो अपनों ने देखी। ट्रांस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस है वो अपनों ने देखा। साथ ही साथ वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पॉइंट जो यहां पर लिखा हुआ है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्या होता है, पूरा होता है। बाद में अमेंडमेंट होते होते 2013 में भी अमेंड हुआ, फिर 2023 में भी इसकी जो है टर्म्स अमेंड हुई थी। इसी के साथ अपना ये टॉपिक क्या होता है, पूरा होता है। आई विश आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, ये नोट्स अच्छे लगे, तो डेफिनेटली आप इसको टाइप कर सकते हो, नोट कर सकते हो, कि 1 पेजर नोट है, 1-2 पेज के अंदर सब खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और आप सबके साथ सेशन लेके बहुत मजा आया। अगर आप लगातार ऐसी वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपको सर ऐसे नोट्स के अंदर ही वीडियो चाहिए, ताकि अपने कंप्लीट चैप्टर को एक अच्छे से नोट्स में प्रिपेयर करें और देन आफ्टर आपके सामने डिलीवर कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे।